मेरे प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं नीरज कुमार, आरएस कॉलेज तारापुर, मुंगेर यूनिवर्सिटी, इतिहास विभाग। मैं आज आप लोगों के लिए अमेरिकन क्रांति लाया हूं और इसके माध्यम से मैं आज आपको अमेरिकन क्रांति के बारे में बताऊंगा कि कैसे अमेरिका में क्रांति हुई, क्यों हुई, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। सबसे पहले यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये अमेरिका है कहाँ। ये अमेरिका, उत्तरी अमेरिका एक महादेश है। जिस तरह एशिया महादेश है, उसी तरह एक उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका एक महादेश है। तो उत्तरी अमेरिका में एक संयुक्त राज्य अमेरिका नामक एक देश है, जैसे भारत एक देश है। अब हम बात करते हैं कि अंग्रेजों ने कैसे वहाँ पे अपनी कॉलोनी स्थापित किया था, उसका क्या उद्देश्य था। यह पहली बार हुआ था, ऐसा पहली बार हुआ था कि ये अमेरिका ने अपने 16वीं और 17वीं शताब्दी के यूरोपीय औपनिवेशिक देश जो थे, जो दूसरों पे अधिकार कर लेते थे, उसके विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष करके उन्होंने विजय हासिल किया और अपने देश को स्वतंत्र किया। और वो उन सभी यूरोपीय देश जो औपनिवेशिक थे और जिन्होंने एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विभिन्न देशों में औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर लिया था, उन देशों के लिए भी एक रूपरेखा तैयार कर लिया कि कैसे स्वतंत्रता हासिल की जाती है। अब हम बात करते हैं कि इंग्लैंड सर्वप्रथम अमेरिका कैसे आया और कब वहां पे अपनी पहली कॉलोनी स्थापित किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1588 ईस्वी में ब्रिटिश और स्पेन के बीच एक नौसैनिक युद्ध हुआ। इस युद्ध में स्पेन की पराजय होती है और ब्रिटेन एक शक्तिशाली नौसेना के रूप में उभरती है। इसका परिणाम यह होता है कि अब समुद्र पे ब्रिटेन का ही शासन स्थापित, ब्रिटेन की सर्वोच्चता हासिल हो गई थी। तो फलतः 1607 ईस्वी में पहली बार वर्जीनिया में पहली औपनिवेशिक कॉलोनी स्थापित हुआ और 1775 आते आते वहां पर ब्रिटेन ने 13 औपनिवेशिक कॉलोनी स्थापित कर दिया था। अब हम बात करेंगे कि ये औपनिवेशिक कॉलोनी में रहने वाले लोग कौन थे। इसमें अगर देखा जाए तो 90% ब्रिटिश मूल के ही लोग थे और 10% विभिन्न यूरोपीय देशों के लोग थे, जैसे फ्रांस, जर्मनी, रसिया, इस सब के विभिन्न प्रकार के लोग थे। इस तरह से औपनिवेशिक अमेरिका में जो बसने वाले लोग थे वो दो दुनिया के लोग हो गए। एक पश्चिमी दुनिया के लोग और दूसरा नई दुनिया के लोग। पश्चिमी दुनिया के लोग वे लोग कहलाए जो विभिन्न देशों से होकर के अमेरिका में बसने के लिए आए, उसे पश्चिमी दुनिया के लोग कहते हैं। और नई दुनिया के वे लोग चूंकि जो विभिन्न देशों से होकर आए थे, उन्होंने अपनी सभ्यता, संस्कृति, रीति रिवाज वो सभी लेकर आए थे। इसका परिणाम यह हुआ कि वहाँ एक मिश्रित सभ्यता विकसित हो गई। अब सभी में एक समान समस्याएं आने लगी
और उनके समाधान के लिए भी सभी लोग प्रयास करने लगे। फलतः इस सभी में एकता आई और एकता के परिणाम स्वरूप लोकतंत्र का विकास हुआ और स्वशासन की स्थापना होने लगी। दूसरी बात कि अमेरिका के जो उपनिवेश थे वहाँ पे लोग क्यों आने लगे, यह भी एक सवाल उठता है। तो पहली बात यह है कि इंग्लैंड में उस वक्त प्रोटेस्ट धर्म का ज़्यादा प्रचलन होने लगा था, जिसके फलस्वरूप वहाँ के अनेक धार्मिक संघ स्थापित होने लगे उसके एगेंस्ट में। और जेम्स प्रथम और चार्ल्स प्रथम के भी असहिष्णु धार्मिक असहिष्णुता के कारण भी वहाँ से लोग भाग करके अमेरिका में बसने लगे। दूसरी बात थी कि इंग्लैंड में भूस्वामित्व के नियम में भी परिवर्तन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ बहुत सारे भूमिहीन हो गए। जो भूमिहीन हो गए वो लोग अमेरिका में बसने के इच्छुक हो गए और वहाँ कम पैसों में ज़्यादा ज़मीनें वो भी खरीदने लगे। दूसरी बात, जो वहाँ पे इंग्लैंड में जो भिखारी और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग थे, उसे भी कंपनी के लोग अपने ही पैसे से उसे अमेरिका में बसाने लगे ताकि वहाँ पे कंपनी के लिए मजदूरी कर सके। इस तरह से वहाँ जाने लगे। और अमेरिका में ये जो 13 औपनिवेशिक कॉलोनियाँ थी उसमें 90% ब्रिटिश लोग ही थे और 10% विभिन्न क्षेत्रों से आए थे। तो इस तरह से अमेरिकी औपनिवेशिक कॉलोनी स्थापित हुई थी। अब हम देखते हैं जब यही ब्रिटिश लोग ही अपने मातृ देश के विरुद्ध ऐसा क्या कारण हुए कि इन्होंने विद्रोह पे उतारू हो गए और इन्होंने विद्रोह करके अपने लिए एक स्वतंत्र देश का निर्माण किया। इन कारणों में हम देखते हैं तो बहुत सारे कारण आते हैं। आइए हम सभी को एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से वे कारक थे जिसके कारण उन्होंने अपने ही मातृ देश के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वतंत्रता पाई। तो पहला कारण था इसमें कि औपनिवेशिक अमेरिकी वासी जो थे वो स्वतंत्रता प्रेमी थे, वो समता प्रेमी थे। औपनिवेशिक अमेरिकी वासी स्वतंत्रता प्रेमी थे और इसका कारण था कि यहाँ अमेरिका के जो समाज थे वो समता प्रेमी थे। क्योंकि इंग्लैंड में उतनी ज़्यादा स्वतंत्रताएं नहीं थी जितने कि अमेरिका में थी। इस तरह से देखते हैं कि ये भी एक कारण हो जाता है कि इनके विद्रोह के। दूसरा कारण भी देखते हैं, इसी कारण में एक और कारण देखते हैं कि यहाँ के जो समाज जो थे, अमेरिका के जो समाज थे उसका मुख्य विशेषता था सामंतहीन समाज का होना। यहाँ पे कोई सामंत नहीं थे, यहाँ कोई भी जमींदार वर्ग नहीं थे, यहाँ सभी किसान धनी थे, सभी की अपनी ज़मीनें थी यहाँ। तो लेकिन वही अगर हम इंग्लैंड में देखते हैं तो वहाँ एक सामंत वर्ग था जो कि अमेरिका में नहीं पाया जाता था। फलतः अमेरिकी वासी अपने आप से बड़े किसी को नहीं समझते थे और अगर वो समझते भी थे तो सिर्फ पैरों को ही। तो इस प्रकार देखते हैं कि ये द्वंद्व भी, ये अंतर भी, अमेरिका और ब्रिटिश समाज का अंतर भी एक स्वतंत्रता के लिए उत्तरदायी होता है। और दूसरा कारण हम देखते हैं तो दूसरा कारण था
कि इनके शासन व्यवस्था में त्रुटियों को देखते हैं। ये शासन व्यवस्था में क्या त्रुटि थी? ये जो अमेरिकी उपनिवेश थे, इसके शासन चलाने के लिए ब्रिटेन ने एक गवर्नर की नियुक्ति की थी। ये गवर्नर की सहायता के लिए कार्यकारिणी परिषद होती थी, जिसकी नियुक्ति भी ब्रिटिश ताज करती थी। इसके अलावे औपनिवेशिक अमेरिकी वासियों की भी अपनी एक असेंबली होती थी और उन असेंबली का चुनाव अमेरिकी वासी खुद करते थे। ये अमेरिकी वासी अपने कानून खुद बनाते थे। इसी असेंबली के माध्यम से उनका पालन करते थे। विभिन्न प्रकार के टैक्स वैक्स इसी असेंबली के माध्यम से वो क्रियान्वित करते थे। लेकिन गवर्नर को वीटो पावर था, वह किसी भी कानून को रद्द कर सकता था। तो ये जो द्वंद्व था, ये भी बहुत बड़ा कारण है कि कोई भी कानून लागू कर सकता था तो कोई भी कानून को रद्द भी कर सकता था। ये ब्रिटिश गवर्नर को इतना ज़्यादा पावर था या वीटो पावर था। और तीसरी कारण में हम देखें तो देखते हैं कि अमेरिकी उपनिवेशवासियों पर कठोरतापूर्वक कानून का लागू नहीं किया जाना। इसका कारण यह था 1607 से लेकर रक्तहीन क्रांति यानी 1688 ईस्वी तक वहाँ ब्रिटेन की संसद और वहाँ के राजा के बीच ही द्वंद्व चला आ रहा था काफ़ी ज़्यादा। तो वो ज़्यादा कठोरतापूर्वक कोई कार्य लागू नहीं करवा पाए थे। फलतः यह हुआ कि जब रक्तहीन क्रांति के बाद जब उन्होंने किसी कानून को कठोरतापूर्वक लागू करना प्रारंभ कर दिया तो ये लोग विद्रोह पे उतारू होने लगे। तो अब हम देखते हैं चौथा कारण पे। चौथा कारण था सप्तवर्षीय युद्ध। ये सप्तवर्षीय युद्ध क्या था? ये सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटिश और फ्रांस के बीच लड़ा गया एक युद्ध था, जिसमें फ्रांस की पराजय होती है और ब्रिटिश जीतते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि ब्रिटिश जो उस वक्त अमेरिकी उपनिवेश उसी के अधीनस्थ था, अब मिसिसिपी से लेकर अलगामा के पहाड़ी तक का क्षेत्र पूरा का पूरा ब्रिटिश औपनिवेशिक क्षेत्र में शामिल हो गया। जब इसमें शामिल हो गया तब अब क्या होता है कि अब इनका साम्राज्य बड़ा हो गया और औपनिवेशिक अमेरिकी वासी जो थे अब वो अपने देश को और बड़ा करना चाहते थे और उनका विस्तार करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने पश्चिमी की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया और वहाँ पे रहने वाले रेड इंडियंस को भगा करके वहाँ पे अपने क्षेत्र का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। फलतः यह हुआ कि दोनों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। लेकिन इसी बीच इंग्लैंड के जो राजा जो थे उन्होंने एक राजज्ञा निकाली और पश्चिमी के क्षेत्रों को रेड इंडियंस के लिए संरक्षित घोषित कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि ये अमेरिकी वासी जो थे वो अपने आप को अपने क्षेत्र से बंधे हुए देखे और इसका परिणाम यह हुआ कि इंग्लैंड के विरुद्ध उन्हें
घोर ईर्ष्या या महसूस होने लगे और उनके विरुद्ध विद्रोह करने की बात सोचने लगे। क्योंकि अमेरिकी वासी अभी सिर्फ यह सोचते थे कि अगर मैं विद्रोह करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड से ही मुझे लड़ना पड़ेगा। इसका कारण यह था कि अभी कुछ दिन पहले ही सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई थी, तो वो तो उनकी सहायता तो कर नहीं सकते थे और वो बदला लेने के लिए सोच रहे थे। तो जब अमेरिकी वासियों ने जब विद्रोह किया था तो फ्रांस ने उसकी सहायता भी किया। तो और पांचवें कारण में हम देखें तो आर्थिक कारण भी बहुत मायने रखता है। तो आर्थिक कारणों में देखें, अभी सप्तवर्षीय युद्ध के कारण उनकी आर्थिक स्थिति काफी डामाडोल हो गई। फलतः इंग्लैंड के राजा ने विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाना चालू कर दिए, जिसमें कि पहला था नेविगेशन टैक्स। नेविगेशन टैक्स में अगर हम देखें तो उन्होंने इस टैक्स के अनुसार यह बताया गया कि कोई भी जहाज जो कि इंग्लैंड या अमेरिका के या उनके औपनिवेशिक अमेरिका के जो भी बने हैं, वो सर्वप्रथम इंग्लैंड के बंदरगाह पर आएंगे और फिर वहां से ही किसी चीज का निर्यात अन्य यूरोपीय देशों को कर सकते हैं। इससे इंग्लैंड को दो फायदे हुए। पहला कि अब जो भी जहाज या जलयान जो भी बनेंगे वो सारे इंग्लैंड के होते थे। फलतः जलपोत भी के क्षेत्र में भी इंग्लैंड के जो उद्योगपति से ज़्यादा मुनाफा होने लगा, क्योंकि अब उन्हीं के युद्धपोत चलेंगे, जलपोत चलेंगे या फिर जो जहाज जो चलेंगे वो उन्हीं के बने हुए रहेंगे। और दूसरा था कि अब जितने भी यूरोप के जहाज आएंगे जो कि अमेरिका में वस्तु को निर्यात करेंगे, वो सभी पहले इंग्लैंड के बंदरगाह होकर आएंगे, उसके बाद ही आप अमेरिका जा सकते हैं। तो इस तरह से वहाँ के व्यापारियों को ज़्यादा लाभ का अवसर दिया गया। अब हम देखते हैं व्यापारिक कर। व्यापारिक कर में था कि अमेरिका में जो भी सामान बनाया जाएगा वो सभी या जिस चीज़ का उत्पादन किया जाएगा, चाहे अनाज हो, गन्ना हो, कपास हो या लोहा हो, किसी भी चीज़ का आपको निर्यात सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड को ही करना होगा। इससे अमेरिकी वासी को काफ़ी ज़्यादा हानि होने लगी, क्योंकि अन्य देश जैसे फ्रांस, जर्मनी ये सब अधिक पैसे में उसे दे सकते थे, लेकिन इंग्लैंड ने कम पैसे में उसे लेना प्रारंभ कर दिया। इससे इंग्लैंड वासियों को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होने लगा और अमेरिका के औपनिवेशिक साम्राज्य पर एकाधिकार स्थापित होने लगा। तीसरा था इंडस्ट्रियल एक्ट। इंडस्ट्रियल एक्ट माने औद्योगिक कानून। इस कानून के अनुसार यह हुआ कि ब्रिटेन में जो भी वस्तु बनाई जाएगी उसका उत्पादन अब अमेरिका में नहीं किया जाएगा। ये इंडस्ट्रियल एक्ट था। इसके पहले हम पढ़े ट्रेड एक्ट और
नेविगेशन एक्ट, इससे 3 एक्ट बनाए गए थे, नेविगेशन एक्ट, ट्रेड एक्ट और इंडस्ट्रियल एक्ट। तो ये एक्ट बनाए गए थे। इससे अमेरिकी वासियों को काफ़ी ज़्यादा रोष का सामना करना पड़ा। अब हम देखते हैं कि कोई भी जब क्रांति होती है तो उसमें बुद्धिजीवियों का बहुत बड़ा हाथ होता है। वह अपने लेखों में, अपने विचार के माध्यम से, अपने समाचार पत्र के माध्यम से अपने विचार प्रकट करते हैं, जिससे कि आम लोगों में स्वतंत्रता के प्रति उनकी आशा की किरण बंधे, वो समझे कि स्वतंत्रता क्या है। तो ठीक इसी प्रकार अमेरिका में भी एक बौद्धिक जागरण हुआ, जिनसे कि फ्रैंकलिन, ओटिस, विलियम पेन और ये सब बुद्धिजीवी का आगमन हुआ, जो कि रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन सब के विचारों से प्रभावित था। इनके विचारों को इन्होंने इस तरह अमेरिकी वासियों के रूप में विचारों को इस तरह परोसा गया कि उनमें स्वशासन की भावना जाग उठी। इस तरह से हम देखते हैं कि अमेरिकी लोगों में भी अब स्वशासन की मांग तेज होने लगी। और 7वें कारण के तौर पे अगर हम देखें तो है कि ग्रीनवेले की कठोर नीति। ग्रीनवेले ने जो कानून बनाए गए थे उसे कठोरता के साथ लागू करना प्रारंभ कर दिया। इसका कारण यह था कि सप्तवर्षीय युद्ध में काफ़ी ज़्यादा आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी। इसके लिए उन्होंने स्टाम्प एक्ट, शुगर एक्ट जैसे कानून पारित किए। फलतः अमेरिकी वासियों ने इसका विरोध कर दिया। इसका विरोध का कारण आर्थिक नहीं था, बल्कि सैद्धांतिक था। सैद्धांतिक क्या था? अमेरिकी वासी मानते थे कि कानून बनाने का अधिकार और कर लगाने का अधिकार अमेरिकी असेंबली को है, जहां पर कि अमेरिकी वासी अपने प्रतिनिधित्व को भेजते हैं। तो वही कर लगाने का अधिकार है, कानून पारित करने का अधिकार है। लेकिन ग्रीनवेले ने जो पारित किया था, तो इस पे वहाँ के निवासी काफ़ी ज़्यादा उसमें रोष की भावना जाग उठी। फलतः उन्होंने क्या किया? इसका विरोध प्रदर्शन चालू कर दिया। उन्होंने नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। उनका कहना था कि इंग्लैंड के असेंबली में मेरा कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, फलतः प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा बुलंद किया। दूसरे अमेरिकी वासी अभी तक यह मान के चल रहे थे कि बाह्य स्तर पे ही इंग्लैंड को कर लगाने का अधिकार है, आंतरिक स्तर पर नहीं लगाने का अधिकार है। लेकिन जब 1773 ईस्वी में लॉर्ड नॉर्थ की सरकार जब बनी, तो उन्होंने एक चाय नीति पे उन्होंने सस्ती चाय जहाँ पर कि टैक्स नाम मात्र का था का एक्ट पास किया, और उन्होंने कहा कि सभी को इसका पालन करना चाहिए। लेकिन अमेरिकी वासियों ने इसका विरोध कर दिया। वो खुली तौर पर वो बोल दिया गया था कि बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं दिया जाएगा, चाहे आप बाह्य स्तर पे लगावें या आंतरिक स्तर पे। और इसके लिए उन्होंने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां जैसी संस्थाएं की स्थापना किया। इसका परिणाम यह हुआ कि लॉर्ड नॉर्थ की जो चाय की पॉलिसी थी,
जो नीति थी उसके विरोध में विरोध होने लगा और दिसंबर 1773 को बोस्टन के एक बंदरगाह पे जब चाय का जहाज आया तब एडम्स के नेतृत्व में विभिन्न उनके अनुयायियों ने जंगली वेशभूषा पहन करके जहाज पे सवार हो गए और वहाँ से उन्होंने विभिन्न जितनी भी पेटियाँ थी चाय की वो सभी उठा करके पानी में फेंक देते हैं और इस प्रकार देखते हैं कि क्रांति की शुरुआत हो गई। और हम अगले वीडियो में और इसके बारे में विस्तृत अगली करेंगे, इसके परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।